तो कल मैं बता रहा था आपको पोस्ट मेंडलिज्म नेटवर्क एरर आ रहा था, मैं पूरी बातें फिर से रिपीट करता हूँ। तो देखो, अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा मेंडलिज्म के बारे में पढ़ा, मेंडल ने जो कुछ भी बताया तो वो सब कुछ था मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड, टेट्राहाइब्रिड तक जो भी बातें हुई, फिर टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस। मेंडल का वर्क बहुत कम ड्यूरेशन का था, मैंने आपको पहले भी बोला है। फिर अचानक से सडनली क्या होता है, 1900 में मेंडल का वर्क दोबारा रिपब्लिश होता है। और ये कैसे होता है, ये महज एक इत्तेफाक था। कैसे हुआ ये, तो मैंने आपको कहा था ऐसा नहीं है कि 3 लोग अलग अलग देश में प्लानिंग के तहत मिले, नहीं, ये तीनों लोग बेसिकली एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही रिसर्च करना चाह रहे थे, दैट इज द प्लांट हाइब्रिडेशन ऑफ पी प्लांट। मतलब कि वो लोग प्लांट पे हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, ये था मुद्दा। मतलब तो मैंने जैसा कि कल भी आपको बताया था कि होता है क्या है कि साइंटिफिक कम्युनिटी में अगर आप कोई भी चीज पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज पे वर्क करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल बताया था कि फॉर एग्जांपल कि मैं हार्मोन्स पे रिसर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हार्मोन तो एक बड़ा टर्म है, एक ब्रॉड टर्म है, हार्मोन्स एक बहुत बड़ा टर्म है। मैं किस हार्मोन पर रिसर्च करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं सेक्स हार्मोन पर रिसर्च करूंगा। तो सेक्स हार्मोन तो कई सारे हैं। अब भाई मतलब कि सेक्स हार्मोन में भी कौन सा, टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन, कौन सा सेक्स हार्मोन पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, पहले डिसाइड कीजिए। तो फिर मैंने कहा चलो मैं फीमेल सेक्स हार्मोन पर रिसर्च करूंगा। फिर पता चला फीमेल सेक्स हार्मोन भी कई प्रकार के, तो मैंने कहा चलो मैं एस्ट्रोजन पर रिसर्च करूंगा। तो मेरा एक टॉपिक डिसाइड हो गया कि मैं एस्ट्रोजन पर रिसर्च करूंगा। अब ऐसा नहीं हुआ कि आप पढ़े जितना अपने नॉलेज से कुछ भी बोल दिया, हाइपोथेसिस दिए, प्रिंसिपल बनाए, लॉ बनाए और आर्टिकल पब्लिश करा दिए। पब्लिश से नहीं होगा आर्टिकल, पहली बात। क्यों? क्योंकि उसका एक लॉ है, उसका एक नियम है कि अगर आपको एस्ट्रोजन पर रिसर्च करना है तो आप रिसर्च करने से पहले जितने भी एस्ट्रोजन से रिलेटेड आर्टिकल पहले पब्लिश हो चुके हैं, चाहे वो रिव्यू आर्टिकल हो, रिसर्च आर्टिकल हो, बुक चैप्टर हो, कोई भी आर्टिकल अगर उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पहले से पब्लिश हो चुका है तो आपको पहले वो पढ़ना पड़ेगा। और आप वो सारा इंफॉर्मेशन पढ़ लेने के बाद अब आप देखो कि जो काम आप करने जा रहे थे क्या वो पहले से डिस्कवर तो नहीं है, पहले से कोई लोग रिसर्च कर तो नहीं लिया। अगर नहीं किया है आप, अब तो ऑनलाइन का जमाना है, पहले तो ऑनलाइन इतना नहीं था। अगर आपने सारा आर्टिकल पढ़ लिया, सारा पब्लिकेशन पढ़ लिया, जो भी एस्ट्रोजन की डिस्कवरी अब तक हुई है, जो भी उसके फंक्शन, मॉर्फोलॉजी, केमिकल नेचर, जो भी हुआ है डिस्कवर, अगर आप कुछ नया डिस्कवर करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप डिस्कवर करना चाह रहे हैं कि एस्ट्रोजन का इम्यून सिस्टम में क्या रोल है, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन का सेक्स बिहेवियर से क्या रिलेटेड, क्या रिलेशन है, तो बहुत डिस्कवरी हुई है इसकी। आप कुछ समथिंग न्यू डिस्कवर करना चाह रहे हैं, क्या एस्ट्रोजन का इम्यून सिस्टम से कोई रिलेशन है, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन का हमारे बिहेवियर में मोटिवेशन से कोई रिलेशन है, आप कुछ ऐसा समथिंग न्यू रिसर्च करना चाह रहे हैं। तो अगर वो चीज पहले से डिस्कवर नहीं है तब आप क्या करोगे, इनविटेशन दोगे पब्लिकेशन को कि मैं इसमें रिसर्च आर्टिकल में पब्लिश करना चाह रहा हूँ, ये मैंने वर्क किया, पहले एक्सपेरिमेंट करोगे, तो कुछ डाटा लाओगे तब जाके। तो ये एक पूरा स्ट्रैटेजी होता है, ये एक पूरा प्रोटोकॉल होता है रिसर्च फील्ड का, ठीक है। तो अब क्या है कि इसी तरह से 3 अलग अलग, जैसे मैंने कहा कि मैं एस्ट्रोजन पे रिसर्च करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट क्या था कि मैं एस्ट्रोजन का रोल इम्यून सिस्टम में ढूंढना चाह रहा था, या फॉर एग्जांपल कि मैं एस्ट्रोजन का रोल किसी अदर चीजों में ढूंढना चाह रहा था कि एस्ट्रोजन का और कोई नया रोल। तो इसी तरीके से प्लांट हाइब्रिडेशन टॉपिक पे, जैसे मैं एस्ट्रोजन पे वर्क करना चाह रहा हूं तो मैंने एस्ट्रोजन की सारी ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल को रीड किया। तो ऐसे ही हो सकता है कोई इंग्लैंड में बैठा आदमी भी आज एस्ट्रोजन पर रिसर्च करना डिसाइड किया, आज मैंने मान लो डिसाइड किया, हो सकता है आज ही के डेट में अमेरिका में कोई बैठा साइंटिस्ट जो है एस्ट्रोजन पे ही रिसर्च करना चाह रहा हो सकता है कि मैं एस्ट्रोजन का रोल इम्यून सिस्टम से रिलेटेड पढ़ना डिस्कवर करना चाह रहा हूँ, इंग्लैंड वाले कुछ और वो कुछ और, तीनों का टारगेट अलग अलग हो सकता है, बट तीनों में एक कॉमन चीज ये होगा कि तीनों आदमी पहले एस्ट्रोजन से रिलेटेड सारी डिस्कवरीज को पहले पढ़ेंगे, तब काम को आगे प्रोसीड करेंगे। ये होता है साइंटिफिक कम्युनिटी का एक रूल रेगुलेशन है, ठीक है। तो ऐसे ही ह्यूगो डेवरिस, कार्ल कॉलिन्स मार्क ने क्या किया, प्लांट हाइब्रिडेशन पे टॉपिक पे एक्सपेरिमेंट करने का डिसीजन लिया। तीनों का टारगेट हालांकि अलग अलग था, लेकिन अब तीनों ने अगर प्लांट हाइब्रिडेशन पे रिसर्च करने का सोचा, कुछ न्यू समथिंग करने का सोचा, तो भैया पहले से जो आर्टिकल छपे होता आपको पढ़ना पड़ेगा। और प्लांट हाइब्रिडेशन पे तो आर्टिकल पब्लिश कराया था मेंडल ने, वो तो अलग बात है कि जब मेंडल ने पब्लिश कराया था उस समय वो जर्नल उतना फेमस था नहीं, और उस टाइम जो है लोग डार्विन को समझने में ज्यादा व्यस्त थे, उस टाइम लोग मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल डाटा को समझ नहीं पाते थे। लेकिन बात अब 1900 की चल रही है, तो इन तीनों साइंटिस्ट को मेंडल का जो पब्लिश किया हुआ जर्नल था हाथ लग गया और ये तीनों ने पढ़ लिया।
और तीनों का दिमाग खनक गया कि भाई हम जो करने जा रहे थे वो तो ऑलरेडी किसी ने कर दिया है, वो वही चीज करने चाह रहे थे जो मेंडल ने कर दिया था। और तीनों का अल्टीमेट गोल वही था कि हम इस तरीके से कुछ करेंगे। तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमको रिजल्ट निकालना था इस वे में, मैथमेटिकल और स्टैटिकल वे में। और ये चीज पहले से मेंडल करके चल गए थे, काफी पहले करके चल गए थे। तब जाके मेंडल के वर्क को दोबारा रिपब्लिश करवाया कॉरेंस ने अलग मैगजीन में, फ्लोरा में, बाद में जो बाद वाली मैगजीन में छपाया कॉरेंस ने। तब जाके वो फ्लोरा मैगजीन उस टाइम की पॉपुलर मैगजीन थी, जैसे आजकल नेचर वगैरह होती है। नेचर एक बहुत पॉपुलर चल रहा है अभी रिसर्च आर्टिकल के मामले में, ठीक है। ऐसे और भी कई सारे पॉपुलर आर्टिकल है अपने पास, पब्लिकेशन है। तो उस टाइम का एक फ्लोरा बहुत पॉपुलर था, ठीक है, उसमें पब्लिश कराया और वर्ल्ड वाइड वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। फिर जाके मेंडल की बातें रिपब्लिश हुई। वहां से तब जितनी साइंटिस्ट थी, जितने साइंटिफिक कम्युनिटी थे, वो सब लोग मेंडल को पढ़ना शुरू किए, सब लोग मेंडल को जानना शुरू कर दिए। और तब जाके एक चीज सामने आया कि मेंडल ने ये बोला है। और पता है, जैसे जैसे मेंडल के बारे में लोग जानना शुरू किए तो मेंडलिज्म की बातों का एक्सेप्शन भी आना शुरू हो गया। कार्ल कॉलिंस ने तो क्या किया, मेंडल के कंक्लूजन से प्रिंसिपल्स लॉ वगैरह बना दिया। लेकिन जैसे समय समय आगे बीता, वैसे वैसे मेंडल के हर बात का एक्सेप्शन आने लगा। और आज की डेट में, आज हम 2022 में जी रहे हैं, आज की डेट में मेंडल के हर बात का लगभग एक्सेप्शन है। मगर फिर भी मेंडल का वर्क आइडियल माना जाता है। क्यों माना जाता है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको क्या बोला कि मेरा इंटरेस्ट एस्ट्रोजन हार्मोन पर है, मैं एस्ट्रोजन पर रिसर्च करना चाह रहा हूँ। लेकिन एक बात बताओ, मेरे दिमाग में एस्ट्रोजन कहाँ से आया? कभी सोची? मेरे दिमाग में एस्ट्रोजन कहाँ से आया, ये सोच कर देखो। इसका मतलब मैंने कभी पहली बार जिंदगी में 10वीं क्लास 12वीं क्लास की बुक्स में एस्ट्रोजन पढ़ा होगा, उसके बारे में कुछ फंगल्स में बीएससी में पढ़ा होगा, फिर एमएससी में पढ़ा, फिर इंटरेस्ट आया कि एस्ट्रोजन पर कुछ रिसर्च किया जाए। लेकिन मेरे दिमाग में जो भी एस्ट्रोजन के बारे में आया, सबसे पहले एस्ट्रोजन को जिसने डिस्कवर किया होगा वो सबसे बड़ा शख्स है। आज हम जो कुछ भी एस्ट्रोजन के बारे में कर लें, हो सकता है हम एस्ट्रोजन का एनालॉग्स बना लें। किसी फीमेल को सेक्सुअल डिजायर नहीं होता है तो हम कहें कि चलो हम कुछ सिंथेटिक एस्ट्रोजन बना रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, एस्ट्रोजन से मतलब कि एस्ट्रोजन से मिलता जुलता कोई नया कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, सिंथेटिक एस्ट्रोजन बना रहे हैं। मेरे दिमाग में यह आइडिया कहां से आया? वहां से आया जिसने रियल में पहली बार एस्ट्रोजन को आइसोलेट किया होगा, डिस्कवर किया होगा। तो भाई रियल क्रेडिट तो वही है, उसको तो हम आइडियल मानेंगे। मेरा आइडियल वो है। इसी तरीके से जितने लोग जेनेटिक्स की फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, आज भी वो सभी लोग मेंडल को आइडियल मानते हैं, मेंडल के वर्क को एक आइडियल वर्क मानते हैं। वो जो भी मॉडिफिकेशन कर लेते हैं आज की डेट में, हम आपको आगे मॉलिक्यूलर बायोसिस ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे बायोटेक में। आज हम तो क्या करते हैं, जीन को पता करते हैं, ये जीन क्या काम करता है नहीं करता है, जीन को आइसोलेट कर लेते हैं, नई जीन लगा देते हैं। ये सब कैसे हो पाया? किसी ने पहली बार जीन के बारे में बात किया होगा, और वो कौन था? वो कौन था? मेंडल था। हालांकि मेंडल ने जीन वर्ड यूज नहीं किया था, जीन वर्ड तो जॉनसन ने दिया बाद में। मेंडल ने फैक्टर वर्ड यूज किया था कि फैक्टर होता है, कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, पेयर में मिलता है, डोमिनेंस शो करता है। हालांकि आज इन सभी बातों का एक्सेप्शन भी है हमारे पास, लेकिन किसी ने पहली बार ऐसा बोला तो सही कि फैक्टर होता है। आज भले हम जीन को काट पीट के जीन चेंज कर रहे हैं, जीन ट्रांसफर कर रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या कर लेंगे फ्यूचर में, बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन विदाउट मेंडल कुछ भी नहीं था ये। विदाउट मेंडल, इसीलिए कहते हैं कि पोस्ट मेंडलिज्म का बेसिस है मेंडलिज्म। और पोस्ट मेंडलिज्म में फिर हम क्या पढ़ते हैं? पोस्ट मेंडलिज्म में मेंडल की बातों को नहीं पढ़ते हैं, हम मेंडल के वर्क को मॉडिफाई करके क्या क्या कर लिए। अब तक मेंडल ने पी प्लांट पे काम किया, मेंडल ने पी प्लांट पे अपना सारा रिजल्ट निकाला, जो कुछ भी था प्रोसेस वगैरह किया। लेकिन हम लोग आज की डेट में पी प्लांट के अलावा कई सारे ऑर्गेन्स पर कर लिए, ड्रोसोफिला पर कर लिए, उन्होंने किया था कौन से पी प्लांट पे? गार्डन पी। आज स्वीट पी पे कर लिया गया है। ड्रोसोफिला तो बहुत ही पॉपुलर, मॉर्गन साहब ने किया खूब सारा। ह्यूमन पे हो गया, और ना जाने अलग अलग कई सारे ऑर्गन्स हमने स्टडी कर लिया, ई कोलाई पे कर लिया, घने सारे ऑर्गन पर हमने स्टडी कर लिया। बस वो मेंडल का एक आइडियल वर्क था, उसी तरीके से हम चीजों को आगे बढ़ाते चले गए। तो आज जो हम पोस्ट मेंडलिज्म हम पढ़ रहे हैं, 1900 के बाद जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं मेंडल की बातों को जानते हुए जो कुछ हम नया कर पाए मेंडल के बाद, दैट इज द पोस्ट मेंडलिज्म।
और 1900 से लेके आज तक का जो भी ड्यूरेशन है वो सब पोस्ट मेंडलिज्म ही है। एक लंबा जर्नी है ये जेनेटिक्स की फील्ड में। अब दिमाग में आता है, मैं ये पूरा बैकग्राउंड आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको क्लियर कट आपको पता चलना चाहिए कि पोस्ट मेंडलिज्म में हम किए क्या है। पोस्ट मेंडलिज्म में बेसिकली हमने ये पता किया है कि जिस जीन के बारे में मेंडल बात करते थे, आखिर वो जीन किस तरीके से इनहेरिट हो रहा है, उसका इंटरेक्शन किस प्रकार का है। पता है, पोस्ट मेंडलिज्म में पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी के रिसर्च के बाद और वर्कआउट के बाद दो बातें कॉमन सामने निकल के आई। मेंडल कहते थे कि जीन कभी भी इंटरैक्ट नहीं करता है, याद करो मेंडल कहते थे ना, जीन नेवर शो ब्लेंडिंग, याद है। लेकिन 1900 के बाद जब मेंडल का वर्क दोबारा रिपब्लिश हुआ, लोगों ने मेंडल की उस बातों को पढ़ा कि जीन कभी ब्लेंडिंग शो नहीं करता है, तो कई सारी साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस बात से डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि ऐसा नहीं कि जीन इंटरैक्ट नहीं करता है, जीन इंटरैक्ट करता है, जीन इंटरैक्ट करता है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा, क्या यहाँ का जीन उठ के यहाँ आ जाएगा, एक क्रोमोसोम का जीन उठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा? नहीं, दैट इज नॉट जीन इंटरैक्शन। बेसिकली इंटरैक्शन जो होता है, एक बात मुझे बता दो, लैग तो नहीं कर रहा है ना आज? अगर लैग कर रहा है तो बता दो भाई। नो सर। हाँ, तो जीन इंटरैक्शन से होता है, ये नहीं कि एक क्रोमोसोम का एक जीन निकल के इस क्रोमोसोम पे आ गया, दैट इज नॉट द जीन इंटरैक्शन। व्हाट इज जीन इंटरैक्शन? मैंने आपको बोला है कि जो भी कैरेक्टर्स बनते हैं अल्टीमेटली जीन के बाद, जीन से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से एंजाइम्स बनता है, वो किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भाग लेता है, और वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी का जो एक्सप्रेशन होता है वही है जीन का एक्सप्रेशन। तो ये जो प्रोटीन्स हैं, जीन से जो प्रोटीन्स बनता है, प्रोडक्ट बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट ऑफ जीन, बेसिकली वो इंटरैक्ट करता है। अब ये इंटरेक्शन भी दो प्रकार का हो सकता है, याद करो मैंने आपको बताया था दो प्रकार के जीन, अलीलिक जीन और, हाँ भाई कितनों को डेफिनेशन याद है अलीलिक और नॉन अलीलिक जीन का? व्हाट इज अलीलिक जीन एंड व्हाट इज नॉन अलीलिक जीन? सर अब लैग कर रहा है। और किसी को लैग कर रहा है? हाथ खड़ा करना जरा। अच्छा, दो सर बच्चे, थोड़ा बहुत कहीं बीच बीच में होता है। अच्छा बीच बीच में होता है, चलो ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूँ व्हाट इज अलीलिक जीन एंड व्हाट इज नॉन अलीलिक जीन? कितनों को याद है? हाथ खड़ा करो। व्हाट इज अलीलिक जीन, व्हाट इज नॉन अलीलिक जीन? रिबा, अलीलिक जीन क्या होता है? मतलब सर एक्सप्लेन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो कभी नहीं कर पाइएगा। हाँ सृष्टि, अलीलिक जीन क्या होता है? अलीलिक जीन में जो बिलोंगिंग टू ईच अदर होमोलोगस क्रोमोसोम के एक दूसरे से बिलोंग करता है, होमोलोगस एक ही लोकस पे होता है जीन। ऑल होमोलोगस मिलता है और लोकस नहीं होता है, और एक दूसरे से बिलोंग। चलो, तो एलिलिक जीन का मैंने आपको डेफिनेशन ये बताया था, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर सेम लोकस पर पाए जाने वाले जो जीन है वो क्या है? एलिलिक जीन है। और अगर डिफरेंट लोकस पर मिल रहे हैं एक ही होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे तो वो नॉन एलिलिक जीन है, और डिफरेंट क्रोमोसोम पे, डिफरेंट पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पे मिल रहे हैं तो वो भी नॉन एलिलिक है। जैसे ये और ये आपस में एलिलिक है, 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 ये लाल वाले जो भी मैंने जोड़े दिखाए वो सब आपस में क्या है? एलिलिक है। फिर आ जाओ, ये और ये आपस में नॉन एलिलिक है। इसी तरीके से ये और ये आपस में नॉन एलिलिक है, ये आपस में नॉन एलिलिक है। इसी तरीके से ये आपस में नॉन एलिलिक है, ये और ये आपस में नॉन एलिलिक है, ये और ये आपस में नॉन एलिलिक है। कारण मैंने आपको पहले ही बता रखा है। फिर ये और ये आपस में नॉन एलिलिक है, ये और ये भी आपस में नॉन एलिलिक है, ये और ये भी आपस में नॉन एलिलिक है। इसी तरीके से ये और ये भी आपस में नॉन एलिलिक है, ये और ये भी आपस में नॉन एलिलिक है। तो एलिलिक नॉन एलिलिक मैंने आपको बताया। तो जब जीन इंटरेक्शंस लोगों ने बाद में पता किया कि जीन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो बेसिकली पता चला कि जीन के जो प्रोडक्ट बनकर रिलीज होते हैं, दैट इज द प्रोटीन, वो प्रोटीन आपस में इंटरेक्शन शो करता है और कैरेक्टर को बनाने में रोल प्ले करता है। तो हो सकता है कि एलिलिक जीन के जो प्रोडक्ट बने वो दोनों प्रोडक्ट आपस में इंटरेक्शन शो कर रहा हो, इसका मतलब एलिलिक जीन इंटरेक्शन। तो इसको आप क्या बोलोगे? ये दोनों जो एलिलिक जीन है ये एक ही जीन का अलग अलग फॉर्म है या डिफरेंट जीन का अलग अलग फॉर्म है? एक ही जीन का तो अलग अलग फॉर्म है। क्या आप इसको इंट्रा
डिफरेंट कहाँ है, सेम जीन है भैया। जब एलीलिक आपने बोला तो जीन तो सेम है ना, एक ही जीन का अलग अलग फॉर्म है, डिफरेंट जीन नहीं है, जीन सेम है। एलील का डेफिनेशन ये होता है एक ही जीन का अलग अलग फॉर्म। तो अगर ऐसा है कि एक ही जीन के अलग अलग फॉर्म के प्रोडक्ट आपस में इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, तो मुझे बताओ क्या आप इस जीन इंटरेक्शन को एलीलिक जीन इंटरेक्शन या इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन या वन जीन इंटरेक्शन, मतलब एक ही जीन के दोनों एलील के प्रोडक्ट आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, इन सभी नामों से जानोगे? तो इसको मैंने क्या बोला, एलीलिक जीन इंटरेक्शन, वन जीन इंटरेक्शन और इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। लेकिन एक पॉसिबिलिटीज तो ये भी है कि इसके प्रोडक्ट जो बने और जो इसके प्रोडक्ट बन रहे हैं वो आपस में इंटरेक्शन शो कर रहे हो किसी भी प्रकार के। तो मुझे बताओ ये इंटरेक्शन कैसा होगा, एलीलिक या नॉन एलीलिक? नॉन एलीलिक। तो इसको आप कौन सा इंटरेक्शन बोलोगे, इंटरजेनिक मतलब एक ही जीन के अंदर वाला इंटरेक्शन इंटरजेनिक, या इंट्राजेनिक मतलब इंट्रा मतलब एक ही जीन के बीच वाला, या इंटर मतलब दो जीन के बीच वाला, क्या बोलोगे, इंटर या इंट्रा? इंटरजेनिक इंटरेक्शन। इंटर मतलब दो के बीच में, दो जीन के प्रोडक्ट के बीच में इंटरेक्शन, जीन ही अलग हो गया, इंटरजेनिक इंटरेक्शन। वन जीन इंटरेक्शन या टू जीन इंटरेक्शन? टू जीन इंटरेक्शन। अरे वन जीन कहां से भैया, टू जीन इंटरेक्शन। वन जीन तो यहाँ पे था, एक ही जीन के प्रोडक्ट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ तो टू जीन हो गया, एक जीन ये और एक जीन ये, जीन ही अलग हो गया क्योंकि डिफरेंट होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर है, टू जीन इंटरेक्शन हो सकता है। अच्छा मुझे बताओ, अगर इसके प्रोडक्ट, ध्यान से देखना, अगर इसके प्रोडक्ट और इसके प्रोडक्ट आपस में इंटरेक्शन शो कर रहे हैं तो ये कैसा होगा, एलीलिक या नॉन एलीलिक? एलीलिक। नॉन एलीलिक। जब वो दोनों आपस में सेम नॉन एलीलिक लोकस पे जीन नहीं है है, सर। वही तो, जब तो वो दोनों आपस में नॉन एलीलिक जीन ही नहीं, एलीलिक जीन ही नहीं है, तो एलीलिक जीन इंटरेक्शन कहां से बोल दोगे जी, है? मुझे बताओ, इसका और इसका आपस में इंटरेक्शन होगा प्रोडक्ट का, तो क्या होगा, एलीलिक या नॉन एलीलिक? एलीलिक। इसका और इसका आपस में प्रोडक्ट इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, नॉन एलीलिक। एलीलिक। इसका और इसका आपस में प्रोडक्ट इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, एलीलिक। ये सारी बात, ये सब बात मेंडल नहीं पता लगा पाए थे, ये सारी बात बाद में पता चली। हाँ लेकिन एक बात है, मेंडल अपनी जगह सही थे, मेंडल ये कहते थे कि जीन कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करता, ये बात बिल्कुल सत्य है। बाद में पता चला कि हम जो जीन इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, एक्चुअली देखो, एक्चुअली स्टार्टिंग में हमें जीन के बारे में बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं था, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। आज तो क्या होता है कि जीन की एक पर्टिकुलर फंक्शन डिस्कवर करने पे पीएचडी की डिग्री मिल जाती है। पहले तो क्या था कि जीन नाम का कोई चीज ही नहीं था, चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ी। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, तो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत काम हुआ है और आज की फील्ड में चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई। अब हम कॉम्प्लेक्स चीजों को ढूंढ रहे हैं। पता है पहले क्या होता था, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिस्कवर करो, पीएचडी की डिग्री लेके जाओ। अब तो अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी करने से आपको पीएचडी की डिग्री सपने में भी नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको कुछ बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, बहुत बड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, तब पीएचडी की डिग्री मिलेगी। अब हम कॉम्प्लेक्स चीजें की तरफ जा रहे हैं, हमारा साइंस अब कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ जा रहा है। तो उस टाइम क्या था, जब स्टार्टिंग में लोगों ने जीन इंटरेक्शन वर्ड लाया तो लोगों को ऐसा लगता था कि जीन इंटरेक्ट करता होगा। फिर जब मेंडल के जो फेवर वाले लोग थे, उन्होंने बोला जीन इंटरेक्ट कर ही नहीं सकता है, जीन इंटरेक्ट कैसे कर देगा, जीन अपना लोकेशन चेंज करता ही नहीं है। तब चीजें जब और आगे बढ़ी, जीन एक्सप्रेशन पता चला, जीन से बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन के बारे में बहुत कुछ हमें पता चल गया। तब पता चला एक्चुअल में इंटरेक्शन जीन नहीं करता, एक्चुअल में इंटरेक्शन जीन का प्रोडक्ट करता है, दैट इज द प्रोटीन करता है। जब साइंस खूब आगे बढ़ा तब पता चला हमें। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा है, मेंडल तो क्या कहते थे, मेंडल कहते थे जीन नेवर शो ब्लेंडिंग। इसका मतलब मेंडल ना तो जीन के इंटरेक्शन की बात करते थे, ना ही जीन के प्रोडक्ट के इंटरेक्शन की बात करते थे। क्योंकि अगर मेंडल जीन के प्रोडक्ट के इंटरेक्शन की बात करते तो उनका जो पेपर था, जो बाद में लोगों को मिला उनके मरने के बाद, तो वो पेपर में कहीं लिखा होता ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा मेंडल ने कि जीन के प्रोडक्ट आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इसका मतलब मेंडल को इस बात का भी ज्ञान नहीं था, इस बात का आभास नहीं था कि प्रोडक्ट आपस में इंटरेक्ट करते होंगे। ये बात तो पोस्ट मेंडलिज्म में पता चला। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा है तो मेंडल का तो नॉर्मल क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता था, 3:1। मोनो एवरेज में बात करो 3:1, और जीनोटाइपिक क्या आता था 1:2:1। लेकिन पोस्ट मेंडलिज्म में हमें ऐसा पता चला कि जीन के प्रोडक्ट आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो जीन के प्रोडक्ट जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो मुझे जल्दी से बताओ फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। तो फिनोटाइपिक रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा? चेंज होगा। लेकिन क्या चेंज नहीं होगा, ये बताओ, क्या चेंज नहीं होगा?
जीनोटिपिक रेशियो चेंज नहीं होगा क्योंकि जीन डायरेक्टली कभी इंटरेक्ट नहीं करता है। जेनेटिक कंस्ट्रक्शन जो आता था वही आएगा, जीन अपनी जगह से थोड़ी हिला। जीनोटिपिक रेशियो तो वही रहेगा ना, जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स तो वही रहेगा ना। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी आता था तो कैपिटल टी आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आता था कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, स्मॉल टी आता था स्मॉल टी आएगा। हो सकता है कि कैपिटल टी का प्रोडक्ट आपस में इंटरेक्ट करके अलग फॉर्मूला आ रहे हो, कैपिटल टी स्मॉल टी के प्रोडक्ट आपस में इंटरेक्ट करके कुछ अलग ला रहे हो। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी के आपस में अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ये हो गया इंट्राजेनिक इंटरेक्शन, वन जीन इंटरेक्शन, एलिलिक जीन इंटरेक्शन, क्योंकि सेम अल्फाबेट हम बता रहे हैं। अगर मान लो कैपिटल टी और कैपिटल आर के प्रोडक्ट आपस में इंटरेक्ट कर गए तो अब फिनोटाइप रेशियो 9331 नहीं आएगा, चेंज हो जाएगा, फिनोटाइप बदल जाएगा। लेकिन जीनोटाइप तो वही रहेगा ना यार, जीन थोड़ी चेंज हुआ है, जीन अपना लोकेशन थोड़ी चेंज किया, जेनेटिक कंस्ट्रक्ट चेंज नहीं होता, वो कभी नहीं होता। इस पे भी रिसर्च गोइंग ऑन है, लोग पता कर रहे हैं कि क्या जीन भी चेंज होता है। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया मेजॉरिटी ऑफ जीन इंटरेक्शन, क्योंकि हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि जीन। एक बात मैं आपको एक ज्ञान देता हूँ, पता है हमारे पास आज की डेट में जीन से रिलेटेड जितना भी रिसर्च है, जितना भी डिस्कवरीज है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जेनेटिक्स के लोगों का मानना है कि हमें जीन में भी बहुत डिस्कवरी करना है, बहुत डिस्कवरी करना है। और अब हमारा साइंस पूरा मॉलिक्यूलर पे चला गया है। हम लोग बड़ी बड़ी चीजें जो बड़े कॉम्प्लेक्स मतलब कि जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर थे उस सब चीज को हम लोगों ने ऑलमोस्ट डिस्कवर कर लिया है। अब हमारा ध्यान जा रहा है मॉलिक्यूलर चीजों पर, और जीन एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक चीजें हैं, उसके बारे में बहुत डिस्कवरी करना भी बाकी है। तो इसलिए हम दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि जीन लोकेशन चेंज नहीं करता। लेकिन हाँ, अब तक तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि जीन लोकेशन चेंज करता है या नहीं करता है। एक आध जंपिंग जीन वगैरह को छोड़ दें तो वो अलग बात है, वो सब चीज आप हाई क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। अब मैं मेजोरिटी तौर पर बात कर रहा हूँ कि जीन अपना लोकेशन चेंज नहीं करता है। तो फिर चेंज कौन करता है? तो चेंज करता है कौन? प्रोडक्ट अपना एक्सप्रेशन चेंज करता है। तो फिनोटिपिक रेशियो बदलेगा, जीनोटिपिक रेशियो नहीं बदलेगा। ये मैंने आपको पोस्ट मेंडलिज्म का एक बैकग्राउंड बताया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम पहले पढ़ेंगे अलीलिक जीन इंटरेक्शन, कि अगर एक ही जीन के दो अलील के प्रोडक्ट आपस में इंटरेक्ट कर जाएं तो फिनोटाइपिक रेशियो कैसे बदलेगा। जीनोटाइपिक रेशियो तो वही रहना है। अगर एक ही दो अलग अलग जीन के प्रोडक्ट आपस में इंटरेक्ट कर जाएं, फिनोटाइपिक रेशियो बदल जाए तो क्या होगा? जीनोटाइपिक रेशियो तो नहीं बदलता। तो अब हमारा पहला टॉपिक है अलीलिक जीन इंटरेक्शन। मैं आपको बता दूं, आपकी एनसीईआरटी में अलीलिक जीन इंटरेक्शन ही दिया है, वो भी उसका 2-3 फॉर्मेट ही दिया है, 2 या 3 फॉर्मेट बस। मैं टोटल 5 फॉर्मेट पढ़ाऊंगा अलीलिक जीन इंटरेक्शन का। आपकी एनसीईआरटी में नॉन अलीलिक जीन इंटरेक्शन दिया ही नहीं है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन भी आता है। अगर इन फ्यूचर आप रिसर्च में गए तो आपकी लंका लग जाएगी अगर आपको नॉन अलीलिक जीन पता नहीं है। मेडिकल कॉलेज में भी आपको काम आएगा नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन वगैरह, क्योंकि जब आप मेडिकल कॉलेज वगैरह में पेडिग्री वगैरह आप निकालते हो ना, तो वहां पे आपको कई सारी कंसेप्ट एलिलिक और नॉन एलिलिक इंटरेक्शन का पढ़ना पड़ता है। किसी भी फील्ड में जाओगे तो पढ़ना पड़ेगा, भले एनसीईआरटी में, और एग्जाम में भी आता है, अपने नीट में भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। तो मैं आपको ये ओवरऑल एलिलिक और नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन पढ़ाने वाला हूँ अगले 1 वीक में। तो अभी मैं अगले मीटिंग में स्टार्ट करता हूँ अलीलिक जीन इंटरेक्शन। मुझे जल्दी से बता दो कि अभी किसका क्लास है अगले मीटिंग में? अगले मीटिंग के बाद मतलब, हाँ विवेक, तुम्हारा भी क्लास, एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं।